नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज ही एक बार और आपको मैं उसी श्रृंखला में लेकर चल रहा हूं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी और एक्सरसाइज जो 1.1 थी उसके हमने 2 सवाल करा दिए थे। तीसरा सवाल है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। और HCF LCM 3 थे इसमें। पहला है आपका सवाल 12 15 21, 12 15 21। दूसरा है आपका 17 23 29, 17 23 29। और तीसरा सवाल है आपका 8 9 25, 8 9 और 25। देखिए, अब यदि हमको ये सवाल करना है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है इसने, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। देखिए प्यारे साथियों, आप 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर के 15 के कीजिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड, फिर करेंगे अपन 21 के अभाज्य गुणनखंड। यह है आपका पहला सवाल तीसरे का। तो देखिए, मैंने आपको रफ कार्य में बताया है कि आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 2 सबसे पहले, 2 6 की 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ये हो गए आपके 2 इंटू 3। कोई दिक्कत है? फिर कीजिए 15 के। 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 5। फिर आ जाइए आप 21 के कीजिए। 3 7 21 और 7 एकम 7, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 7। अब यहां से यदि आपको HCF और LCM ज्ञात करना है तो देखिए साथियों, आ जाइए 12 15 और 21 का आप HCF ज्ञात करोगे तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि HCF जो होता है वो प्रत्येक खंड में कॉमन जो संख्या होती है। देखो, यहां भी 3 है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो जो कॉमन है वो इसका HCF हो जाएगा। वो इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब यदि हमको LCM चाहिए, इसी 12 15 और 21 का LCM चाहिए, तो क्या करेंगे? देखो, ये तो था HCF, ये तो क्या था? HCF। लेकिन LCM में क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और उसके बाद में जो संख्या शेष बच रही है, जैसे ऊपर 2 इंटू 2, नीचे 5 और फिर नीचे 7, इस सब को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 140 तिया 420। ये हो जाएगा इसका क्या? लैसे हो जाएगा। अरे परिवर्तन। तो देखो, ये हो गया आपका इसका पहला। दूसरा सवाल है आपका, देखिए तो दूसरे सवाल के लिए क्या करेंगे हम? वो ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड वो ही 3 संख्या है यहां पर। पहले तो करेंगे 17 के, फिर 23 के, फिर 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो भाग नहीं जाता तो इसको लिख देंगे हम खाली 17 इंटू 1 अभाज्य संख्या है। 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, इसको लिख देंगे 23 इंटू 1। 29 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, इसको लिख देंगे 29 इंटू 1।
अब यहां पर यदि आपसे पूछे कि भाई इसका 17, 23 और 29 का एचसीएफ, 17, 23 और 29 का एलसीएम, एचसीएफ क्या होगा? एक यहां सब जगह से कॉमन है तो एक हो जाएगा। देखो, जिसके कोई गुणनखंड नहीं होते अभाज्य संख्या में, उनको गुणनफल के रूप में एक लिख देते हैं अपन, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। अब बात आएगी एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है? आपको जो एचसीएफ है वो तो लिखेंगे 17, 23 और 29, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपस में संख्याओं को गुणा कर देंगे और ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगला सवाल देखिए आपका, ये है 8, 9 और 25। क्या है प्यारे साथियों? 8, 9 और 25। तो देखिए तीसरा सवाल है, 8 के करेंगे, 9 के करेंगे और 25 के। यहां 8, 9 और 25 का, यहां 8, 9 और 25 का एलसीएम और ऊपर एचसीएफ। तो क्या करेंगे? देखो, हमको 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 बार गुणा। फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3। फिर 25 के करेंगे तो 5 इंटू 5। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हो गए 3 इंटू 3 और 25 के हो गए 5 इंटू 5। अब इन तीनों में क्या कॉमन है बताइए? मेरे हिसाब से इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? फिर इनके पीछे एक लगा के चलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करने पर एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा प्यारे साथियों 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फिर एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो कंप्लीट ये तीनों गुणा हो जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 तिया 9 और 5 25। तो ये हो जाएगा इसका क्या? एलसीएम। इनको आपस में गुणा कर देंगे तीनों संख्याओं को और इसका ये एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से सॉरी, ये आपके एलसीएम और एचसीएफ हुए। आगे देखिए चौथा सवाल आपका। चौथा जो सवाल है वो है कि यदि दो संख्या दे रखी है आपको और एचसीएफ दे रखा है ऑफ 306 और 657 का 9। कितना दे रखा है? 9। और एलसीएम पूछा है। इनका क्या पूछा है आपको? एलसीएम पूछा है। देखो, आपको पता है कि मैंने आपको बीच में एक प्रमेय बताई थी कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इससे पे जस्ट पहली क्लास में आपको बताई थी मैंने, फिर बता रहा हूं यहां पर कि वास्तव में दो संख्याओं का गुणनफल उसके लेसे और मेसे के गुणनफल के बराबर होता है। यह होता है हमारा, देखो, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां से इसने पूछा क्या है? यह पूछा है एलसीएम। अब अगर मैं एलसीएम ज्ञात करूं यहां से तो यह हो जाएगा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या और इस एचसीएफ का इसमें क्या लग जाएगा? भाग। ध्यान दीजिए मेरी बात को। यदि आपसे ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों को दे दे, प्रथम संख्या पूछे द्वितीय संख्या का इसमें भाग लग जाएगा, द्वितीय संख्या पूछे प्रथम संख्या का इसमें भाग लग जाएगा। यहां से एलसीएम पूछे तो एचसीएफ का भाग लग जाएगा और एचसीएफ पूछे तो एलसीएम का भाग लग जाएगा। इसमें एलसीएम पूछा है तो भाग किसका लग गया? एचसीएफ का। तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या कितनी है? 306 इंटू द्वितीय संख्या 657 अपॉन एचसीएफ 9। अब 9 से इसको क्या करेंगे? काट देंगे। देखो 9 तिया 27, कितने बचे? 3 और 9 चौका 36। तो इसका गुणा कर देंगे। अब
ये हो जाएगा आपका 657 इंटू 34, गुणा कीजिए 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छके 24 और 2 26, 8 7 56, नहीं 3 7 21, 21 का 2 का, 3 पंजे 15 और 2 17, तिरछे 18 और 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, ये हो जाएगा 22,338। कितना हो जाएगा? 22,338 इसका। ठीक है, ये गुणा तो आप भी कर सकते हो, जोड़ भाई गुणा भाग, ये कोई 10वीं वाला पार्ट नहीं है हमारा। मेन जो हमारी व्यवस्था है वो है आपका सवाल। ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसा सवाल आपके आने की संभावना होती है बोर्ड एग्जाम में। मैं बीच बीच में क्लास में बताता जाऊंगा, आप उस प्रश्नों पर मोस्ट लगाते जाएंगे। जब मैं ये बोल दूं कि ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो बोर्ड में आने लायक है। ध्यान देना इस प्रश्न पर। आपको दो संख्या देगा या फिर एक संख्या देगा, दोनों को एलसीएम देगा। एक चारों में से कोई एक पूछेगा। देखो एचसीएफ दे दिया, दोनों संख्या दे दी और एलसीएम पूछ लिया। ठीक है, आराम से आप एक एलसीएम या एचसीएफ या ये कोई सी एक संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए अगला प्रश्न, पांचवा सवाल है। और पांचवें सवाल में क्या कह रहा है ये कि जांच करो कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कौन सा सवाल है? पांचवा सवाल है कि जांच करो कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए? n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर, किस पर? 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, यहां पर ये संख्या है प्राकृत संख्या n, नेचुरल नंबर हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो 6 की घात n दर्शा रखा है। संख्या क्या है हमारी? संख्या क्या है? संख्या है साथियों, संख्या है हमारी 6 की घात n। अब n प्राकृत संख्या है, इसका मतलब प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर और कहां तक चले? अनंत तक चले। कहां तक चले? अनंत तक। आप इसमें n की जगह 1 रखेंगे, 6 की घात 1 का मतलब होता है 6, 6 की घात 2 का मतलब होता है 36, 6 की घात 3 का मतलब होता है 216। इसी प्रकार से आप चलते जाओ, कोई संख्या, आप ऐसा एक अंक नहीं मिलेगा कि आपको यह संख्या कहां पर समाप्त होती दिखे? 0 पर समाप्त होती दिखे। उसका कारण क्या है? कारण पर जाइए, देखो मतलब हकीकत यह है कि 0 किसी संख्या में कब आती है? जब उसमें 2 और 5 दोनों के गुणनखंड हो, दोनों संख्याएं गुणनखंड के रूप में हो, एक तो 2 और एक 5। यहां पर दोनों में से कोई सी भी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब जैसे मैं यहां 6 के अभाज्य गुणनखंड करूं, 6 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो मैं ये बोल रहा था कि यहां दोनों में से कोई एक संख्या नहीं है या दोनों ही संख्या नहीं है। अब यहां एक नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 6 के 2 की घात 2 इंटू 3। बोलो होए कि नहीं? होए ना? तो लिखेंगे क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है। अतः संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। आगे आपकी बात समझ में? यानी कि बात क्या है? यदि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में यह संख्या आ रही है 2 की घात m इंटू 5 की घात n, तो वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात आ गई समझ में? ये आपका ये सवाल है। अब देखिए आपका सवाल नंबर 6वां जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि व्याख्या करो, क्या कीजिए? व्याख्या करो, व्याख्या कीजिए साहब, कीजिए व्याख्या कि संख्या 7
इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। देखिए मेरी बात सुनो, ये भाज्य संख्या क्यों है इसकी व्याख्या करवा रहा है। तो कैसे करेंगे, आ जाइए प्रश्न के हल पर आ जाइए आप। ये है आपका सवाल नंबर 6वां। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है मेरे प्यारे साथियों जिसमें खुद का और एक का अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या चल जाए, भाग चल जाए, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए ये जो संख्या है 7, पहली संख्या, प्रथम संख्या जो है इसकी वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बताइए यहां प्लस का चिन्ह, एक अकेली ये संख्या एक ही है, दोनों जगह से 13 कॉमन आ रहा है। 7 इंटू 11 प्लस 1, बोलो 13 कॉमन आया कि नहीं आया। कॉमन कोई संख्या कब आती है, जब वो संख्या उससे भाज्य होती है। द्वितीय संख्या क्या है, द्वितीय संख्या हो जाएगी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 कॉमन लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का 5। यानी कि क्या हुआ, पहली संख्या में तो 13 कॉमन है और दूसरी संख्या में 5 कॉमन है। देखो 5 इस पूरे में ये रहा और इसमें ये रहा। गुणा के रूप में जो संख्या होती है वो कंप्लीट एक ही नंबर मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए तो लिखेंगे प्रथम संख्या 13 से और द्वितीय संख्या 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। अतः दोनों संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। आगे देखिए अगला जो सवाल है आपका वो ये है, जो सवाल नंबर है आपका 7वां, उसको किस प्रकार से करेंगे देखिए। देखिए 7वां आपका जो सवाल है वो ये है कि खेल का मैदान एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया तो 18 मिनट में, सोनिया कितनी देर में, 18 मिनट में, और रवि कितनी देर में, 12 मिनट में इसके चक्कर लगाता है, कंप्लीट एक चक्कर लगा देता है। दोनों एक स्थान से और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, किस प्रकार से करेंगे इसको। देखिए मेरी बात सुनिए, ढंग से समझिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। यहां मान के चलो सोनिया है और यहां मान के चलो रवि है। अब क्या है, अब ये दोनों एक ही दिशा, मान के चलो ये भी इसी दिशा में चल रहे हैं और ये भी इसी दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ध्यान दीजिए बात को, सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन जो इसका कंक्लूजन है वो बहुत शानदार है। आप क्या करेंगे कि इसी दिशा में सोनिया चल रही है, इसी दिशा में रवि चल रहा है। अब ये क्या है, सोनिया तो जो चक्कर लगाती है उसका टाइम है 18 मिनट और रवि का जो टाइम है वो है 12 मिनट। आगे बात समझ में। अब इन दोनों का टाइम अलग अलग है, इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया धीमे भाग रही है। जब ये यहां पर वापस दौड़ते दौड़ते एक समय पर मान के चलो कोई फिक्स स्थान पर आकर मिलेंगे, यानी कि जब ये 18 मिनट में यहां आएगी तो ये 12 मिनट में यहां आएगा। धीरे धीरे इनका समय कम होगा, ठीक है। और इन दोनों को हम अधिकतम तो पता नहीं कितनी बार मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगे और कम से कम समय में हम इनको मिलाने की सोचेंगे। क्यों, क्योंकि ये 18 मिनट में और ये 12 मिनट में, तो कम से कम के लिए पुनः या फिर आपसे पुनः प्रारंभ एक ही दिशा में एक ही स्थान पर और एक ही समय पर ये चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये शुरुआत के जो बिंदु पॉइंट होगा वो मिलने का समय होगा वो कम से कम होगा, ठीक है। तो यहां पर
इस सवाल को यदि आपको करना है तो यहां आपका हो जाएगा सोनिया और रवि का पुणे प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर। अब कम से कम के लिए हम क्या करते हैं, 12 और 18, इसका क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार से, अब 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 6 की 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के कीजिए, 2 नाम 18, 3 नाम 3 9 और 3 एकम 3, इसका मतलब 18 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान दीजिए मेरी बात का प्यारे साथियों, इसमें एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ये दोनों के दोनों संख्या क्या है, कॉमन है। तो देखिए जो कॉमन है वो तो एक ही बार आएगा। देखो 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 9 दूनी 18। तो 2 इंटू 3, ये तो दोनों एक ही बार, कॉमन संख्या एक बार, और बच क्या रहा है 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूना 36। कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो आप कम से कम का समय ज्ञात करेंगे कि कम से कम समय में ये कब मिलेंगे, और कम से कम समय के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम। अधिकतम समय के लिए क्या करते हैं अपन, एचसीएम ज्ञात करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आई होगी मेरी बात, और लगातार मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। 1.1 आपकी कंप्लीट है, अगली वीडियो में आपको 1.2 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें आपके सवाल समझ में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।